रामबाबू माड़गे प्रबोधिनी के इस विस्तृत परिसर में नवनिर्मित एकात्म भवन के लोकार्पण के इस कार्यक्रम के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जी, रामबाबू माड़गे प्रबोधिनी न्यास के अध्यक्ष प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे जी, न्यास के अन्य न्यासीगण, माड़गे के कार्यकर्ता बंधु और इस कार्य के प्रति आत्मीयता रखने वाले सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों तथा भाइयों, बार बार उल्लेख हुआ कि इसके लोकार्पण के लिए और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह आने वाले थे। मौसम और राजनीति कोई भरोसा नहीं होता है क्या होगा, और इसलिए उनको यहाँ अनंत जी को आना पड़ा, वो उसके प्रतिनिधि हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक घटना मुझे याद आती है कि हमारे संघ के कैंप लगते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक सर्वाधिकारी बनाते हैं। एक सज्जन थे, उनका तय हुआ, आखिरी समय में कुछ समस्या आ गई, क्या करें। तो जिस पे भरोसा है उसको आधी रात को सूचना दी, जैसे अनंत जी को दी कि आपको जाना है, तो चले गए। वो शिविर पूरा हुआ, मुझे मिले तो मैंने कहा कहिए, तो बोले मैं स्टेपनी सर्वाधिकारी हूँ। मुख्य तो कोई और था, मैं स्टेपनी हूँ। तो मैंने कहा कि मुख्य को ये का भरोसा नहीं होता कब धोखा दे जाए, स्टेपनी काम आता हमेशा। और इस नाते से, और जैसे कहा कि कार्यकर्ता के भाव से यहाँ आए, ये जो भवन बना है इसका भी कुछ मेरा भी उससे संबंध रहा। 2008 में इसी परिसर में संघ विचार से प्रेरित सभी संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक अखिल भारतीय समन्वय वर्ग हुआ था। 200 के ऊपर संख्या थी। माड़गे का ये जो परिसर है ये अधिक से अधिक 100 लोगों को अपनी यहाँ जगह दे सकता है। तो बाकी 100 की फिर जो 5 में विद्यालय है उसमें व्यवस्था हुई। फिर यहाँ सब ऐसी है तो थोड़ा महंगा भी रहता है। ऐसे एक बार गोपीनाथ जी अध्यक्ष थे तो बातचीत में मैंने कहा कि एक और कोई एक परिसर, एक भवन और बन जाए तो कोई बड़ा भी अगर कार्यक्रम हो या प्रशिक्षण हो तो सुविधा रहे। उनको वो बात जच गई और जैसा इतिहास में भी बताया कि फिर भागवत जी के द्वारा भूमि पूजन हुआ और क्रम चलते चलते आज वो साकार हुआ है। आज जैसा बताया कि 25 सितंबर है पंडित जी का जन्मदिन, और पंडित जी आजकल एक शब्द प्रयोग जो चलता है कि 2 in 1, 3 in 1। पंडित जी के बारे में कहेंगे तो वो कितने में बंद थे कहना कठिन है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि दीनदयाल जी एक व्यक्ति थे, आप ये भी कह सकते हैं कि दीनदयाल जी एक विचार थे, आप ये भी कह सकते हैं कि दीनदयाल जी एक व्यवहार थे। वो अच्छे संगठक भी थे, अच्छे विचारक भी थे, अच्छे प्रचारक भी थे, अच्छे लेखक भी थे। और इसीलिए आज उनके जन्मदिन पर उस भवन का भी नाम, जो उनकी एक सबसे बड़ी देन रही, एकात्म मानव दर्शन, उसी के नाम पर एकात्म भवन नाम रखा है। माड़गे की पृष्ठभूमि, उसकी विशेषताएं, भावी योजनाएं, ये सब तो आपके सामने अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने रखी है। तो मुझे कहा था कि चूंकि आज दीनदयाल जी का जन्मदिन भी है और उन्हीं के स्मृति के अंदर इस भवन का लोकार्पण है, और माड़गे भी एक दृष्टि से उन्हीं के सपनों को साकार करने में लगा हुआ है, और इसलिए पंडित जी के बारे में कुछ बातें रखूं। कभी कभी विचित्रताएं होती हैं। 10 फरवरी 1968 की बात है, लखनऊ से मुगलसराय जाने के लिए दीनदयाल जी ट्रेन में चढ़े। स्टेशन पे जो कार्यकर्ता छोड़ने के लिए आए थे तो
तो प्रथम श्रेणी के डब्बे में सामान वगैरह रखा। गाड़ी चलने में थोड़ी देर थी तो गेट पे आके दीनदयाल जी खड़े हो गए। उस जमाने में जनसंघ के उपाध्यक्ष हुआ करते थे पंडित पीताम्बर दास। पीताम्बर जी उर्दू शेर शायरी के बड़े अच्छे ज्ञाता थे और इसलिए बैठकों में चर्चाओं में वो शेर कहते थे और दीनदयाल जी भी पसंद करते थे। तो गाड़ी चलने को हुई तो दीनदयाल ने कहा कि पीताम्बर जी आज शेर नहीं हुआ, कोई एक शेर कहिए जाते जाते। और पीताम्बर दास जी ने एक शेर कहा और फिर बोले कि जिंदगी में मुझे तकलीफ रही कि मेरी जबान से वो शेर क्यों निकला। तो वो उर्दू का शेर ऐसा था कि निकले हैं कहाँ जाने के लिए, पहुंचेंगे कहाँ मालूम नहीं, राहों में भटकते कदमों को मंजिल का निशा मालूम नहीं। लखनऊ से मुगल सराय के लिए निकले थे और बीच में ही कब क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उनकी हत्या हो गई। उस समय तत्कालीन सरसंघ चालक गुरुजी ने कहा कि असमय चला गया व्यक्ति, देश में तो उनका बड़ा नाम हो गया था लेकिन दुनिया के अंदर भी लोग याद करते ऐसा बनने के पहले चला गया। वो चले तो गए लेकिन विचार के रूप में एक ऐसी अमर विरासत छोड़ गए कि आने वाले समय के अंदर उसकी व्याख्याएं और उसके आधार पर एक नवीन समाज रचना न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया को भी और एक दिशा देने के अंदर समर्थ हो सकती है। और उस विचार जो उन्होंने दिया उसी का नाम एकात्म मानववाद, जो आगे चलकर एकात्म मानव दर्शन के रूप में बोलते हैं, वो हुआ। और उसी के आधार पर अपने इस भवन का भी नाम एकात्म भवन रखा है। उनके जीवन को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि अभाव या साधनों की कमी कोई बाधा नहीं बनती है। गरीब परिवार में पैदा हुए थे, माँ बाप बचपन में ही चले गए, मामा के यहाँ पले, लेकिन अपनी प्रतिभा से और उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त किया आगे चल करके। और ऐसा लगा कि अपनी दुनिया बसाने के बजाय और देश की दुनिया बसाना के लिए जिंदगी देना ज्यादा जरूरी है। और इसी संकल्प ने अपना घर न बसाते हुए अपना सारा जीवन समाज के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए देने का उन्होंने निर्णय किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। मामा ने पाला था तो बड़ी इच्छा थी कि शायद इतना प्रतिभावान है तो आगे चलकर घर के काम आएगा। तो उस समय जो मामा को उन्होंने पत्र लिखा है वो पत्र सभी को पढ़ने लायक है। उस पत्र में बहुत सारा विश्लेषण था, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि नाव में जब यात्रा करते हैं और नाव में अगर छेद हो जाता है तो नाव में यात्रा करने वाले सबकी जिम्मेदारी है कि उस छेद को बंद करें। वह न करते हुए मेरी धोती गीली ना हो जाए, यह सोचकर पानी का लेवल बढ़ता है, वो अपनी धोती ऊपर करता जाता है। कितने समय करेगा? एक न एक समय तो सबको डूबना पड़ेगा। और इसलिए आज अगर देश के सामने समस्या है तो उसके समाधान के लिए हम सबने प्रयत्न करना। और इस नाते से वे संघ के प्रचारक बने। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी नाम का क्षेत्र है, वहां से काम का प्रारंभ हुआ। उसी समय देश विभाजन और उसके बाद की परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी बनाने का विचार आया। और उस समय जो उन्होंने गुरुजी से सहयोग की मांग की तो तत्कालीन समय के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जो जनसंघ में दिए गए उसमें दीनदयाल जी सर्वोत्तम थे। हम इसी से कल्पना कर सकते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी ने थोड़े ही समय में उनकी प्रतिभा को जब देखा तो डॉक्टर मुखर्जी का एक वाक्य था कि मुझे 2-3 दीनदयाल अगर मिल जाए तो मैं इस देश का चित्र बदल दूं। डॉक्टर मुखर्जी भी 51 में जनसंघ बना और 53 में देश की अखंडता के लिए जम्मू कश्मीर के प्रश्न के ऊपर उसमें वो बलिदान हो गए। और आने वाले समय के अंदर राजनीतिक दल का विचार, उसकी दिशा, उसकी कार्य पद्धति, इस सब को गढ़ने का, गठन करने का दायित्व एक दृष्टि से पंडित जी के ऊपर ही आया। और उन्होंने अपने जीवन में ये जो मैंने 3 बातें कही कि वो एक व्यक्ति भी थे, एक विचार भी थे, एक व्यवहार भी थे, इसको उन्होंने साकार किया। जो आज अनंत जी ने कहा कि उनकी स्मृति के अंदर जो योजना सोच रहे हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंतिम का उदय तब होता है कि अंतिम के प्रति संवेदना हो मन में। दीनदयाल जी महामंत्री थे। घटना है कि वो
प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठे थे, सामने की सीट पर एक सरकारी ऑफिसर था, वो जानता नहीं था कौन है ये। जब स्टेशन आया तो दीनदयाल जी उतरने के लिए खड़े हुए तो तब तक बाहर बड़ी भीड़ थी और नारे लगा रही थी, भारतीय जनसंघ अमर रहे, दीनदयाल जिंदाबाद। तब इस आदमी को लगा तो उसने बड़े आश्चर्य पूछा कि आप दीनदयाल उपाध्याय हैं? बोले हाँ, मुझको ही दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं। तो सामान लेके नीचे उतर गए। लेकिन उस व्यक्ति के लिए आश्चर्य का विषय ये नहीं था कि एक राजनीतिक दल का महामंत्री, उसको एक घटना ने कि एक राजनीतिक दल का इतना बड़ा नेता होते हुए भी वो जो घटना जिसने असर किया उसके ऊपर वो ऐसी थी कि वो स्टेशन आने के पहले जूता पॉलिश करने वाला लड़का उस केबिन के अंदर गया। तो दीनदयाल जी के पास आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है। फिर ये जो सरकारी अफसर था इसको कहा कि बाबू जी जूता पॉलिश। तो उन्होंने कहा कि कपड़ा निकाला, उसने कपड़ा गंदा था। तो उन्होंने कहा कि साफ कपड़ा नहीं है? तो बोला कि बाबू जी दूसरा कपड़ा तो नहीं है? तो बोले नहीं कराना। तो लड़का जाने लगा तो दीनदयाल जी ने उसको रोका, रोक के अपनी अटैची खोली, उसमें पुरानी धोती थी, साफ थी। वो धोती को फाड़ के उसका टुकड़ा इस लड़के को दिया, फिर कहा कि बाबूजी के जूते साफ कर दो। उस लड़के ने साफ किए। तो ये जो घटना थी वो उस आदमी को लगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कभी विषय आता है कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है, गरीब की चिंता करना है, अंत्योदय करना है, वह इस विचार के साथ साथ ये जो एक संवेदना रहती है। हम कहते हैं कि यहाँ पर माणिके के अंदर यहाँ पर सब तरह के कार्यकर्ताओं का निर्माण, प्रशिक्षण, और राजनीतिक क्षेत्र में तो ज्यादा जरूरी है। अपने देश में चपरासी के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन है। एक मंत्री पद ऐसा है जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन पास करने की जरूरत नहीं होती है। सब मंत्री ऐसे नहीं रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रशिक्षण की और आवश्यकता, लेकिन केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों के अंदर और प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। प्रशिक्षण का के लिए अच्छा कार्यकर्ता बने। अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए जो कार्यकर्ता का मन समझना। एक प्रसंग ऐसा था कि संघ में जैसे प्रचारक रहता है तो उसको कहीं भी भेज सकते हैं, कहते नहीं है उसके बारे में कि बिना एड्रेस का लिफाफा है, जब भेजना हो तो उस पर लिख दीजिए। तो जनसंघ के काम के लिए एक प्रचारक थे, उनको देने का तय हुआ कि इनको बंगाल भेजा जाए। तो उनसे बात होगी, तय हो गया, और बंगाल वालों ने कहा कि हम थोड़ी व्यवस्था नहीं कर सकते और कोई कठिनाई आ गई, तो उन्होंने मना कर दिया। तो तमिलनाडु वालों ने कहा कि हमारे यहाँ भेज दो। तो दीनदयाल जी ने कहा कि ठीक है, थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं। तो साथ के कार्यकर्ताओं ने कहा पूछने की जरूरत है, वो तो प्रचारक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रचारक है लेकिन वो पहले मनुष्य है, वो कुर्ता थोड़ी है जो स्कूटी पे नहीं टंगा दो स्कूटी पे टांग दो। प्रश्न है कि जब हम कहते हैं कि इस नाते से, जैसे हम कहेंगे कि भाई एक कार्यकर्ता के नाते जो काम मिला है तो विकसित होना। दीनदयाल जी अर्थशास्त्र के कोई जानकार नहीं थे, लेकिन जनसंघ में आए और महामंत्री बने तो एक राजनीतिक दल है, उसकी अर्थनीति रहेगी, उसकी समाज नीति रहेगी। तो उन्होंने और अद्यतन इकोनॉमिक्स ये सब पुस्तकों का अध्ययन किया, समाजशास्त्र की पुस्तकों का अध्ययन किया, मनोविज्ञान का अध्ययन किया। और मैं उनको एक व्यक्ति, विचार और व्यवहार इसलिए कहता हूँ कि केवल उन्होंने चिंतन मनन किया इतना ही नहीं था, उन्होंने संगठन भी खड़ा किया। दीनदयाल जी ने अपने संपर्कों से जितने लोगों को दल के साथ जोड़ा होगा, जितने तरह के,